उसमें हम बेंजीन की रिएक्शन कर रहे थे। कौन सी रिएक्शन की थी हमने पिछले क्लास में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन की थी ना, कौन सी थी वो? हेलोजिनेशन। याद करो क्या डाला था हेलोजिनेशन में? क्लोरीन प्लस FeCl3, है ना? क्लोरीन और FeCl3 डाला था और बेंजीन के H की जगह पर क्लोरीन आ गया था। उसकी मैकेनिज्म में हमने आयरन क्लोराइड डाला था। क्या पर्पस था उसका? आयरन क्लोराइड डालने का पर्पस क्या था? वो हेलोजन कैरियर का काम कर रहा था। पहले हेलोजन ले लेता है, फिर हेलोजन दे देता है। हाँ रुशिल, आगे आ जाओ तुम, जरा फर्स्ट सीट पे आ जाओ। इधर आ जाओ यहाँ। हेलोजिनेशन, एक चीज दिमाग में बिठा लें कि बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आता है। सबको पता ही। अगर नॉर्मल बेंजीन हो तो हाइड्रोजन कहीं भी आ जाएगा, लेकिन अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट है तो आने वाला ग्रुप जल्दी बैठिए, अभी शुरू नहीं किया है मैंने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें बेंजीन के H की जगह इलेक्ट्रोफाइल आता है। अकेला बेंजीन होता, इलेक्ट्रोफाइल आता, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता था। हाँ सामने देखें इधर। लेकिन अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट करेगा कि ई कहाँ जाए, क्योंकि अब प्रोडक्ट के नेचर पे फर्क पड़ता है। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। अगर ये ई पॉजिटिव ऑर्थो पर जाएगा तो पैरा पर तो जाएगा ही, क्योंकि ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। मेटा वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि मिथाइल ने ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया। सबको पता है, पहले किया हुआ है हमने जीओसी में। इसी तरह से इतना पता है ना मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? प्लस आई और एक और चीज थी हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर बेंजीन पर मान लो ये CN ग्रुप लगा होता और E पॉजिटिव आता, सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि C ट्रिपल बॉन्ड N का कौन सा इफेक्ट है। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका कौन सा इफेक्ट है? -M इफेक्ट। इसका मतलब E कौन सी पोजीशन पर जाएगा? मेटा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा क्या होगा? बेंजीन का H रिप्लेस होगा। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप डायरेक्ट करेगा कौन सी पोजीशन का H निकले। अगर बेंजीन पर ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन के H को निकालेगा। लेकिन अगर बेंजीन पर जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है तो वो मेटा पोजीशन के H को निकालने वाला है। ठीक है, और ये सब कुछ हम कर चुके हैं पहले भी कि कुछ ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जिनका -M इफेक्ट होता है वो सारे क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, और साथ ही क्या है? डीएक्टिवेटिंग। बट एक ग्रुप ऐसा था जो मेटा डायरेक्टिंग था पर एक्टिवेटिंग था, जो तुम्हारे टेस्ट में भी था क्वेश्चन। नो, मेटा डायरेक्टिंग, इसका मतलब टेस्ट की वीडियो देखी नहीं है तुमने? डिस्कशन वीडियो डाली थी ना, नहीं देखी ना? तो देखना चाहिए था ना।
ये सब जीओसी वाला रिवाइज करवा रही हूँ मैं कि बेंजीन में ये रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन के एच को निकालता है, पर बेंजीन में तो सारे एच एक जैसे हैं, लेकिन जैसे ही इस पे मिथाइल ग्रुप आया अब रिएक्टिविटी चेंज हो गई। मिथाइल डायरेक्ट करेगा ई कहाँ जाए, अब मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसीलिए ई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के एच को निकालेगा और हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल गया, राइट। लेकिन अगर सीएन होता जिसका माइनस एम इफेक्ट है तो ई क्या करता, मेटा पोजीशन के, कोई भी मेटा पोजीशन के एच को रिप्लेस कर देता। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और मेटा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप एक ही है, वो है टर्शरी अल्काइल बेंजीन। कोई भी टर्शरी अल्काइल बेंजीन, क्योंकि टर्शरी अल्काइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस साइड, कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं। प्लस साइड सबसे ज्यादा कहाँ है, ऑर्थो पे, और सबसे कम कहाँ है, पैरा पे। पर ऑर्थो पे एक और चीज क्या है, ओवर क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। ओवर क्राउडिंग की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को स्पेस नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ अटैक किया, मेटा पर क्योंकि यहाँ प्लस इफेक्ट है इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, एक्टिवेटिंग। मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में अगर ये ग्रुप होता तो रिएक्शन फास्टर होती। कुछ रिकॉल हुआ जीओसी का कि बेंजीन पर जो ग्रुप्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या कम एनर्जी चाहिए होगी। बेंजीन के ऊपर ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इतना बड़ा सारा ग्रुप है ना, इसलिए ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हो गई और यहाँ कोई अटैक नहीं कर पाया। पैरा के ऊपर प्लस साइड मिनिमम होगा, डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो अब कौन सी पोजीशन है जो सूटेबल है फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मेटा, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग है। प्लीज आज जाकर जो टेस्ट पिछली क्लास में जीओसी का हुआ था उसको जाकर जरूर देखना, मिस्टेक तुम्हें पता चलेगी तभी वर्थ है उस टेस्ट की। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ, पिछला देखना स्लाइड, अकेला यही एक एग्जांपल है जो मेटा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। ठीक है, मैं एक बार ना फिर से वो टेबल बता देती हूँ ऑर्थो पैरा और मेटा वाला। ठीक है, ये स्लाइड हो गया सबका। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से थे, बेंजीन पर NH नेगेटिव, बेंजीन पर O नेगेटिव, बेंजीन पर NH2, बेंजीन पर OH, बेंजीन पर OR। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है डिक्रीजिंग प्लस एम है, मतलब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, अभी बेंजीन नहीं आई है, OR ग्रुप। उसके बाद ये क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला अमाइड, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला एस्टर। वाई एस्टर इज आफ्टर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी गुड। इसके बाद सरप्राइजिंगली ये वाला ग्रुप है,
विनाइल बेंजीन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग, देन इट इज बेंजीन। और इसके बाद हेलो बेंजीन। फ्लोरो पहले है, क्लोरो बाद में है। बताओ फ्लोरो का प्लस एम ज्यादा क्यों है? छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पाई बॉन्ड बना सकता था। फ्लोरो पहले, क्लोरो बाद। तो ये देखा, बेंजीन से पहले वाले सारे क्या है? एक्टिवेटिंग। जो बेंजीन के बाद आए वो डीएक्टिवेटिंग। यहाँ हमारे एक ग्रुप रह गया है, वो क्या? इधर देखिए, मिथाइल बेंजीन। ये भी तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, पर यहाँ रीजन क्या बना? हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसके बाद इथाइल आता है। इथाइल में हाइपर कंजुगेशन कम हो गया ना। और इसके बाद वो टर्शरी वाला ग्रुप जो अभी अभी मैंने बताया था, पर ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे इसको। ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग है। एक्सेप्शन ये है टर्शरी अल्काइल बेंजीन, tertiary butyl benzene. It is meta directing and activating. अब तुम्हें डायरेक्टिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल आए तो कहाँ जाए, तो जो पहले से ग्रुप है उसके हिसाब से जाएगा। तो जब भी इनमें से कोई भी ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा, और इन सब में बेंजीन के कंपैरिजन में फास्टर आएगा। हेलोजन में बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन। तुम पीछे चले जाओ अभिषेक। ये स्लाइड अभी मैंने लिखवाई है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, इसकी पिक ले लो, बाद में नोट कर लेना। हाँ, कहीं जाना तुम्हें? सबने लिख लिया? यहाँ पर मैं ये विनाइल वाला एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कैसे है। सबसे पहले बेंजीन में भी डबल बॉन्ड, बाहर भी डबल बॉन्ड, सारे कार्बन sp2। अब बेंजीन में ज्यादा डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो गया, और इस फ्लो से क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचे वहां क्या आ गया, ये हो गई ना ऑर्थो पोजीशन रिच। बैठो जल्दी बैठो। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, पाई इलेक्ट्रॉन आगे गए, ऑर्थो पोजीशन रिच हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे, प्लस या माइनस एम का नाम नहीं देंगे,
क्योंकि इसमें कोई हीट्रो एटम तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना. इट इज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट. जो भी बेंजीन पर ग्रुप है वो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो उस ग्रुप का इफेक्ट क्या हुआ? प्लस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट. तो ये थी हमारी विनाइल बेंजीन, जिसको हम स्टाइरीन भी कह सकते हैं. सो एट द एंड हमें देखना क्या था, एक बार बना लें ये. सना डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा तो रहे हैं. ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज. आज क्लास का टाइम चेंज कराया था क्या मैंने? नहीं था ना, आज तो वही टाइम था, 2:30 था शायद. बेंजीन में इतने सारे डबल बॉन्ड है तो उसी तरफ जाएगा ना. बेंजीन में ज्यादा 6 sp2 कार्बन है, बाहर की तरफ तो एक ही है डबल बॉन्ड. बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है. तो अब बताएं ई पॉजिटिव आने पर ये कहाँ जाएगा? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ जरा आंसर, कौन बताएगा? मानवी बताओ. इस ई पॉजिटिव ने कहाँ अटैक किया? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. रेडीमेड ई पॉजिटिव है. हाँ, कोई भी नहीं बताने के लिए तैयार. तो ई पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और वहां के H को निकाल देगा. ये रिएक्शन क्या हुई? इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पैरा प्लस ऑर्थो. कहां पर ज्यादा जाने के चांसेस हैं? पैरा पर. क्राउडिंग है ना, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप तो है ही, मतलब बड़ा ग्रुप लगा हुआ है ना, 2 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है कंपैरेटिवली, जो परसेंटेज है. तो तुम्हें बेंजीन की रिएक्शंस करते हुए किस पे फोकस करना है कि ई क्या है. जैसे पिछली क्लास में हमने जो रिएक्शन की थी उसमें ई पॉजिटिव क्या था? हैलोजन, यही था. और उसको हैलोजन को बनाया कैसे? हमने FeCl3 और क्लोरीन लिया था और वहां से Cl पॉजिटिव बना. बस तुम्हें बेंजीन में वही तरीके ढूंढने हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव या मिथाइल पॉजिटिव या वॉट एवर इट मे बी, बट मैकेनिज्म यही रहने वाली है जैसा अभी मैंने बताया. दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर बेंजीन पर 2 ग्रुप्स लगे हों, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो रिएक्शन किसके हिसाब से होती है? एक्टिवेटिंग के हिसाब से. तुमने लिख लिया सबने ये स्लाइड इधर? और बेंजीन पे जब हम ई बनाते हैं ना, सेट रिएक्शन है. जैसे मैंने तुम्हें बताया क्लोरीन प्लस लुइस एसिड, लुइस एसिड मतलब FeCl3 AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डालें तो 100% बेंजीन के ही ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन होने वाली है. तो अब देखें, अगर बेंजीन पर एक बेंजीन और लगा हुआ है जिसको हम डाइफिनाइल भी कहते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था ना. अगर ये यहां गया सपोज, तो ये यहां जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक रिंग पर क्या आ गया और दूसरी रिंग पर, मतलब एक रिंग एक्टिवेट हो रही है, दूसरी रिंग डीएक्टिवेट हो रही है. तो इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? एक्टिवेशन का. तो अगर हम मान लो इसमें हमने क्लोरीन FeCl3 डाला होता तो रिएक्शन किस लोकेशन पर होती?
यहाँ नंबर दे देती हूँ। किसी भी एक रिंग पर हो जाती, जैसे इस केस में जैसे फ्लो मैंने ऐसे बताया हुआ है, तो हम कहाँ रिएक्शन करवाने वाले हैं, नीचे वाली या ऊपर वाली रिंग पे? और ऊपर वाली रिंग की कौन सी लोकेशन पर? 10th पर और 8th पर। वेरी गुड, तो ये लिख लीजिए, ये है डाइफिनाइल। In diphenyl, one of the ring will be activated. In diphenyl, one of the benzene ring will be activated. तो हम डीएक्टिवेशन को भूल जाते हैं और एक्टिवेशन के हिसाब से रिएक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहां तुम किसी भी एक रिंग के ऊपर करवा सकते हो रिएक्शन, बट दोनों रिंग पे नहीं करवाओगे। ये समझ में आया? क्योंकि अगर एक रिंग एक्टिवेट हुई तो 100% दूसरी रिंग डीएक्टिवेट हो गई। मतलब कि अगर तुमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया होता तो वो गलत होता, अगर तुमने यहाँ भी लगाया होता, ये भी लगाया होता, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही रिंग एक्टिवेट होने वाली है, तो इसी एक ही रिंग के ऊपर ये रिएक्शन होगी। मुझे बताओ, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ बोलो, क्या पूछना है सना? मैम एक्टिवेटेड में हम ये कह रहे हैं ना कि द रिंग विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड बी एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। मेरे आप चैट पे लिख दो, सुनाई नहीं दे रहा। ओके मैम। इस क्लासरूम में है कि सुनाई नहीं देता है, पर तुम्हारी जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी उसमें तो ये इश्यू नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था? हैं? बोलते तो थे। एक्टिवेटेड मींस रिंग हैज नेगेटिव चार्ज। यस, एक्टिवेशन का मतलब यही है, रिंग हैज नेगेटिव चार्ज। चलिए, यहां तक समझ में आया सबको? अब देखिए, अगर ये, हाँ, पॉजिटिव का मतलब डीएक्टिवेशन। यस, देखो जहां पॉजिटिव होगा क्या वहां ई पॉजिटिव आएगा? ये है, इसको कहते हैं टर्फिनाइल। टर्फिनाइल। अब बताओ यहाँ कौन सी लोकेशन पर रिएक्शन होने के चांसेस? मैं सारे नंबर दे देती हूँ। कुछ इस तरह से सोचो, इधर वाला फिनाइल भी दे रहा है, इधर वाला फिनाइल भी दे रहा है, दो बेंजीन के बीच में बेंजीन है ना, इसका मतलब साइड वाली दोनों बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ दे सकती हैं। तो बीच वाली जो चारों लोकेशन है सब आइडेंटिकल है, नहीं? इनमें से किसी भी पोजीशन पर हो जाएगा। तो एक अगर ई पॉजिटिव आता तो सेंटर में किसी भी जगह पर चला जाता। ऑल द 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। किसी भी लोकेशन पर ये एक ई जा सकता था और उसके एच को निकाल सकता था। सो इन टर्फिनाइल द सेंट्रल रिंग विल बी मोर एक्टिवेटेड, क्योंकि इसके दोनों तरफ डोनेटिंग रिंग लगी हुई है। दे भी सकता है दोनों तरफ, पर फिर वही एक्टिवेशन का इफेक्ट ज्यादा लेते हैं। इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए C6H5 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, तो हम कहेंगे इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। और ये भी क्या है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, और रीजन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। हम मीजोमेरिक टर्म नॉर्मली तब यूज करते हैं जब कोई हिट्रो एटम लगा हुआ। Phenyl group is orthopara directing and activating due to plus resonance effect.
क्योंकि यहाँ रेजोनेंस की वजह से ही बीच वाली रिंग को एक्टिवेशन मिल रहा है। हाँ, एक रिंग एक्टिवेट हो, एक रिंग डीएक्टिवेट हो, तो हम डीएक्टिवेट को भूल जाते हैं, एक्टिवेट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या नाम है इसका? नैफ्थलीन। वेरी गुड। नैफ्थलीन में भी दो लोकेशंस होती हैं। ये वाली सारी लोकेशन को हम कहते हैं अल्फा लोकेशन, इन लोकेशंस को कहते हैं बीटा लोकेशन। पहले तो ये लिख लो, इसमें अल्फा और बीटा दो लोकेशंस होती हैं। नीचे वाली अल्फा ऊपर वाली अल्फा एक जैसी है ना, तो अगर यहाँ पर ई पॉजिटिव आए तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि अल्फा वाला एच रिप्लेस हो या बीटा वाला एच रिप्लेस हो। हमें बताना है कौन सा एच रिप्लेस होने के चांसेस ज्यादा हैं और क्यों हैं। एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, यहाँ कोई रेजोनेंस में सब जगह बराबर ही लग रहा है हमें। ऊपर वाले, ये वाले फंक्शनल ग्रुप वाला, इसमें कुछ और ही क्राइटेरिया है। जो टॉप पर है, जहां रिंग फ्यूज हो रही है ना, ब्रिजिंग हो रही है जहां से, उसको अल्फा कहते हैं। यहां से ब्रिजिंग हो रही है ना, इनको अल्फा कहते हैं, बाकी दोनों चारों को बीटा कहते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बना और क्यों बना? अब ये लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही तुक्का लगा के अल्फा या बीटा रीजन के साथ, क्योंकि इसका रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए एक हिंट देती हूँ मैं, सभी में ऐसा ही है, सारी लोकेशन एक जैसी है। चलो मैं इसका हिंट बताती हूँ। मान लो हमने अल्फा पे अटैक करवाया, अब लिखना बंद करें, यहां तक लिख लिया ना, ये दोनों प्रोडक्ट 1 और 2 यहां तक लिख लो, फिर रीजनिंग वाला पार्ट में बाद में बताती हूँ। इस 1 और 2 में से मेन कौन सा बना और क्यों बना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ना एग्जामिनर के पास इतने ऑप्शंस होते हैं ना, किसी भी लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो तुम्हारे 11th के सिलेबस में तो यही है, ये ऑर्थोपैरा, ये मेटा बस याद कर लिया, क्लोरीन नाम चला गया, बस खत्म। थोड़े से एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप के, पर अभी मैंने जो विनाइल वाले, फिनाइल वाले और ये वाले बताए, ये फिर एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, जहाँ थोड़ा सोच के करना पड़ता है आंसर। नो, बेंजीन में से ट्रांस होता ही नहीं है, नो। लिख लिया सबने? तो तुम एक काम करो, अल्फा पे ई का अटैक करवाओ। जब अल्फा पे ई का अटैक होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? यही होता है ना। इसी तरह से बीटा लोकेशन पर ई का अटैक करवाओ, सॉरी, हमने बीटा लोकेशन पे यहां पर ई का अटैक करवाया और पॉजिटिव चार्ज को यहां लगा दिया। तुम्हारे पास दो तरह के कार्बोकेटायन बन रहे हैं, अल्फा अटैक से पहला, बीटा अटैक से दूसरा। बातें नहीं प्लीज, थोड़ा सा सोच के करने वाला क्वेश्चन है। अल्फा अटैक पर हमने पहला ई बनाया, बीटा अटैक पर दूसरा बनाया। पहले तो बताओ ये समझ में आया? अब इन कार्बोकेटायन की रेजोनेंस, श्रेयस कुछ पूछना है? तुम्हें पूछना है? फिर इधर देखो, हमने ई का अटैक करवाया अल्फा पर और बीटा पर और कार्बोकेटायन बनाया। पहले बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है, समझ में आया? यहां पर अटैक हो गया, अल्फा पर अटैक, और अगर ये बीटा पर अटैक होता तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे बीटा पोजीशन पर अटैक, जैसे बीटा पर ये ई आया ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब इधर हो जाता।
तब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाता? अल्फा पर। अब जरा रेजोनेंस देखते हैं, इसमें कॉन्जुगेशन है। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप देख के करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये E, ये H और पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया। E पॉजिटिव जब बेंजीन पे अटैक करता है तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है। अगर E पॉजिटिव अल्फा पे जाता तो पॉजिटिव चार्ज बीटा पे आ जाता, और अगर E पॉजिटिव बीटा पे जाता, यहां पर जाता, तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सेकेंड वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये वाला इधर जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें इन दोनों कार्बोकेटायन में कुछ डिफरेंस नजर आया? क्या डिफरेंस? इसमें तो एक बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है, सेकेंड में तो लॉस्ट हो गई, तो ये लेस स्टेबल हुआ, ये मोर स्टेबल हुआ। तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, रिएक्शन उसी के हिसाब से होती है। तो बताओ अब कहाँ अटैक करना चाहेगा ये? अल्फा। लिख लीजिए। सो दिस अटैक विल बी प्रेफर्ड, बीटा अटैक प्रेफर्ड नहीं होगा। रीजन कहाँ जाके है? अगर मान लो तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और रीजन पूछा जाता है, तो रीजन क्या दोगे तुम? कि बाय अल्फा अटैक वी विल गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अल्फा अटैक विल गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें एक रिंग की एरोमेटिसिटी रिटेन्ड है। लेकिन सेकेंड वाले में इस रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। तो एक पर तो हम कहते हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे इसलिए अल्फा अटैक हुआ या बीटा अटैक, पर यहाँ तो हम कह ही नहीं सकते थे, सब पे बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा रीजन अगले स्टेप पे आ गया कि किसका कार्बोकेटायन स्टेबल, उसकी रिएक्शन फास्टर। ये था अल्फा अटैक और ये था बीटा अटैक। फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट अल्फा अटैक प्रेफर्ड है। तो अगर कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए नैप्थलीन आउट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा अटैक इज प्रेफर्ड, तो रीजन क्या लिखेंगे? बाय अल्फा अटैक विल गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। जब भी अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल और H दोनों रहते हैं ना, ये तो बाद में H निकलता है। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, मैकेनिज्म बताई थी मैंने, जिसमें E अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और लास्ट में स्टेप में जाके हाइड्रोजन निकलता है। तो ये तो भी पहला स्टेप ही है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी अटैक ऑर्थो पैरा पर हो या पीछे भी जहां हमने किया है, तो वहां वन ऑफ द रीजन ये भी है कि उस अटैक के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन उस स्टेज में ज्यादा स्टेबल होता है। और ये जो मैं एरो की डायरेक्शन बताती हूँ ना, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ कौन सा एरो डायरेक्शन सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज है ना, एरो की डायरेक्शन उस तरफ होती है, और जहां नेगेटिव चार्ज है, एरो की डायरेक्शन वहां से निकलती है। ठीक है ना? क्योंकि ये जो एरो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बता रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। लिख लिया ना पिछला सबने?
ये क्वेश्चन तो मैं असाइनमेंट में भी मिलेंगे बेंजीन में। हाँ, तो ये कंपाउंड है एंथ्रासीन। और इसकी पोजीशन लिख रही हूं मैं। Which position will be preferred for attack of electrophile? हाँ बोलो। नो। इसकी है 9th and 10th पोजीशन। उसका रीजन भी बताती हूँ मैं तुम्हें। सेंटर तो है ही। अगर बीच वाली रिंग में, पिछली स्लाइड लिख ली थी तुमने एंथ्रासीन वाली, नेफ्थलीन वाली, ये है एंथ्रासीन। यहां से ई पॉजिटिव का अटैक हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, यही बना ना, एक अटैक के बाद यही हुआ। और अगर ये कॉन्जुगेशन होता तो ये इधर पहुंच गया, 2 रिंग की एरोमेटिसिटी रिटेन हो गई। बाकियों में ऐसा नहीं होता, 2 रिंग्स आर एरोमेटिक। और अब ये अपने फर्स्ट स्टेप में क्या करता, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देता, ये वाले H पॉजिटिव को। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां आते, ये इधर आता, और ये फिर से क्या बन जाता, एरोमेटिक। तो ये 9th पोजीशन पर अगर E अटैक करता, 9 पे पहले से एक H लगा हुआ है, 9th पोजीशन पर E अटैक करता, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो E की तरफ चले जाते, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जब E की तरफ चले जाते तो इस कार्बन को लॉस होता, और उस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाता, पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाते, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर पहुंच जाता, और ऐसे में 2 रिंग्स आर एरोमेटिक। तो 9th 10th पोजीशन पर अटैक करवाने के बाद हमें जो कार्बोकेटायन मिला, दैट वाज हाईली स्टेबल। समझ में आई है? 9th और 10th पर अटैक के बाद जो ई मिला, जो कार्बोकेटायन मिला, वो स्टेबल होकर इस तरह से पहुंच गया यहाँ पर, जिसमें 2 रिंग एरोमेटिक हो गई। तुम देख रहे हो ना, ये भी 6, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एट द एंड तुम्हें याद क्या करना है, एंथ्रासीन की कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड है, कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड हुई, 9th एंड 10th। नेफ्थलीन की कौन सी लोकेशन हुई, अल्फा पोजीशन। और दोनों का एक ही रीजन था, क्या, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कि दोनों में ई के अटैक के बाद जो कार्बोकेटायन बना वो ज्यादा स्टेबल था। हाँ, इधर समझ में आई सब जो भी मैंने बताया? ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल करके हम रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन में यही हुआ है, ये H लूज हो जाएगा ना, बीच वाली रिंग को भी एरोमेटिक बनाने के चक्कर में ये H बाहर निकल जाएगा। बेंजीन पे जब भी ई आता है, ई आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद अगले स्टेप में उसमें से H निकल जाएगा और ई खाली रह जाएगा, रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए। यही था ना, अब तक यही करते आ रहे थे। यहां तक क्लियर है? सो प्लीज, अब ये जो स्ट्रक्चर है,
इसमें हमने डाला है क्लोरीन FeCl3 और तुम्हें प्रोडक्ट बताना है मुझे कहां पर जाएगा ये। दो रिंग्स हैं, जो फर्स्ट रिंग है जहां 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है उस तरफ इसका कौन सा इफेक्ट है, और दूसरी रिंग की तरफ इसका कौन सा इफेक्ट है। इसका मतलब दूसरी रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेटेड। पहली रिंग क्या हो गई, एक्टिवेटेड। और एक्टिवेटेड एट व्हाट पोजीशन, 1 3 and 5, ये वाली। अगर हमें सिंगल आना होता तो हम कोई भी इन 1 या 5 में से किसी पे भी लगा देते। NH लोन पेयर वाले इफेक्ट का प्लस M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की इंक्रीज होगी। तुम्हें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ऑर्थो पैरा पर ही होती है। CO ग्रुप का -M इफेक्ट है, बहुत बार बता चुकी हूं मैं। आई थिंक अब तो तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए। की एटम पर लोन पेयर +M, की एटम अनसैचुरेटेड -M। -M का मतलब रिंग की एक्टिविटी कम हो गई ऑर्थो पैरा पर, और +M का मतलब ऑर्थो पैरा पर ज्यादा हो गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, एग्जाम्पल चेंज होते रहते हैं ना, रिएक्शन तो वही है, क्लोरीन प्लस FeCl3। तो ये एग्जाम्पल मैंने अभी बताया क्लोरीनेशन के एग्जाम्पल, ठीक है। ये NHCO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। और अमाइड में अटैचमेंट के अकॉर्डिंग होता है। सना पिछली क्लास में बताया था ना FeCl3 का यूज क्या है। FeCl3 इस क्लोरीन में से Cl नेगेटिव को खींच लेता है ताकि Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन सके। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो बेंजीन पे जाएगा ये। तो अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। पिछला देख लिया। सो नाइट्रेशन रिएक्शन, जब हम बेंजीन में नाइट्रिक एसिड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अभी पहले ना इस पे ध्यान दे दो, इधर यहां से वाटर निकल जाता है और यहाँ कौन सा ग्रुप आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप। तो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप को लाना, ये रिएक्शन हो गई नाइट्रेशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, क्या रीजन होगा उसका, देखते हैं अभी। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ जी, इधर बातें बंद करें। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और तुम्हें पता है इस रिएक्शन का वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर।
तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट में से वाटर को निकालता जाएगा और रिएक्शन किस तरफ बढ़ेगी, फॉरवर्ड। एक काम तो ये है, पर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तुम्हें पता है? हाँ लिख लिया यहाँ तक। तुम्हें पता है नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो सोल्यूशन में इसको H+ आयन देना चाहिए, पर H+ आयन दे देगा तो इस तो नाइट्रेट आयन बचेगा। नाइट्रेट आयन तो इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, है क्या? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, E+। तो अब नाइट्रेट आयन में जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, नाइट्रेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड के सामने बेस बन गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। दोबारा से सुने, अभी तुम इक्विलिब्रियम करोगे ना, वहां और भी आएगा ये कॉन्सेप्ट कि मान लो दो एसिड है, उनमें एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो जो वीक वाला है ना स्ट्रॉन्ग के सामने बेस बन जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के सामने नाइट्रिक एसिड बेस बन गया और इसने अपना एक OH नेगेटिव दे दिया। अगर इसने अपना OH नेगेटिव दे दिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, बन गया ना इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना डाला जाता तो इसके चांसेस थे कि H+ आयन और नाइट्रेट आयन देता, पर इसके सामने कुछ ऐसा हुआ, H2O वाटर और H ये मिलके क्या बना दिया इन्होंने, ये OH और H ने मिलके क्या बना दिया, वाटर। बाकी क्या बचा, HSO4 आयन। अब इन तीनों में इलेक्ट्रोफाइल एक ही है और यही अब बेंजीन पे जाएगा, बेंजीन के H को रिप्लेस कर देगा। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हमने HNO3 और H2SO4 दोनों लिए। H2SO4 का काम क्या था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, एंड इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस नाइट्रोनियम आयन। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो यहाँ का वाटर सारा सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मेरे रिएक्शन में से तो हट गया ना, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। अब मैं दोबारा से ये ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ मैकेनिज्म के साथ, ध्यान से देखिएगा। हाँ लिख लिए सबने? तो देखिए हमने कहा नाइट्रिक एसिड, और ये बहुत पहले एक बार IIT में क्वेश्चन आया था कि इस रिएक्शन में HNO3 का बिहेवियर क्या है, इट एक्ट एज ए बेस। इसने NO2 पॉजिटिव बनाया, HSO4 नेगेटिव बनाया एंड वाटर। रिएक्शन क्या हुई, बेंजीन पर NO2 पॉजिटिव गया और इसने बेंजीन से एक H निकाल दिया। मैं उसका मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, पता है तुम्हें कैसे E पॉजिटिव जाता है। तो नाइट्रोनियम आयन अटैक किया, H पॉजिटिव निकाल दिया। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो HSO4 आना था वापस सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इसीलिए तुमने ओवरऑल रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड को एरो के ऊपर लिखा है, मतलब कि ये यूज नहीं हो रहा, रिएक्शन के बाद एज इट इज ये हमें मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हम नाइट्रेशन को इसी तरह से लिखते हैं हमेशा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेट हो जाता है। ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, इसका मतलब कि वो कंडीशन है, मतलब वो यूज नहीं हो रहा, ये रिएक्टेंट है। बेंजीन और नाइट्रिक एसिड रिएक्टेंट है, और यहाँ पर जो भी चीज, जैसे पिछली बार हमने FeCl3 लिखा था क्योंकि वो वापस से मिल गया था ना, ये ऑर्थो नहीं, बेंजीन में तो सारी पोजीशन एक जैसी है ना। ये तो मैंने ऐसे ही ये वाला H निकाला, तुम कोई भी H निकाल सकते थे। ऑर्थो पैरा तो तब होता ना जब पहले से कोई ग्रुप पड़ा होता। और ये प्रोडक्ट बन गया नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन।
उद्धव, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। फिर बात कर रहे हो उद्धव, तुम ऑनलाइन ही आ जाया करो, वहां कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा आसपास। कंसंट्रेशन तो बनेगा कम से कम। ये वाला, ये वाला बताती हूँ। ये ये सारे स्टेप लिखिए। सेकंड स्टेप को मैं डिटेल से बताती हूँ अभी। ये तो लिख लिया होगा सबने। ये स्टेप बिल्कुल जैसे ई पॉजिटिव जाता है ना, वैसे NO2 पॉजिटिव यहां गया और इलेक्ट्रॉन लेकर पॉजिटिव चार्ज रिंग को दे दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहा, इधर आ गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आगे चला गया, घुमा रहा है बेंजीन पे, हर जगह घूमता जा रहा है और अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है ताकि ये एरोमेटिक बना रहे। हाँ, ये RDS स्टेप की मैकेनिज्म है। और क्या निकल गया, H पॉजिटिव। तो ये RDS स्टेप में जब NO2 से यहां तक का था ना, ये रूट ये वाला था ऊपर जो बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर गए, नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बेंजीन की इस पोजीशन पर, फिर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, लेकिन स्टेबिलिटी तो इसको मिल ही नहीं रही। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बेंजीन बन गई और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल गया। ये है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तक पहुंचने का रास्ता। फिर ये जो H निकला, इसने HSO4 से रिएक्ट करके वापस बना दिया। तो ये थी पूरी रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने अराउंड 60 डिग्री रिएक्शन करवाई, तो एक ही नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे आया। हो गया। रिएक्शन में टेम्परेचर हमें देना पड़ा, 60 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ा, हर रिएक्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ एक्टिवेशन के लिए इतना टेम्परेचर सफिशिएंट था। क्लियर, पता चल गया। ये ऊपर जो रिएक्शन बताई है वही है जो इससे पहले ई के साथ बता चुकी हूँ मैं कई बार। तो यहाँ ई पॉजिटिव की जगह कौन सा है, NO2 पॉजिटिव, बस इतना सा डिफरेंस है। कुछ क्लैरिटी हुई। बेंजीन के ऊपर ई पॉजिटिव आ रहा है, बेंजीन के H को निकाल रहा है। इससे पहले हमने Cl पॉजिटिव को अटैक करवाया था, हेलोजन पॉजिटिव को अटैक करवाया था, H निकल गया था। इस बार हमने बेंजीन पे किसको अटैक करवाया, ना NO2 पॉजिटिव, पर NO2 पॉजिटिव बनाना पड़ा हमें। उसको बनाने के लिए हमने क्या क्या डाला, नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में थोड़ा सा हीट भी कर दिया, 60 डिग्री टेम्परेचर किया, तब एक नाइट्रो ग्रुप रिंग पे आ गया। अगर हमें रिएक्शन लिखनी होती तो ये वाली रिएक्शन हम लिखते, बाकी तो मैकेनिज्म है। हो गया। अब सुनिए ध्यान से कि अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं, हाँ तो देखिए इधर हमने पहला स्टेप अगर हमने 100 डिग्री टेम्परेचर रखा होता तो 2 नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे आ जाते। पहले एक आता और
अब दूसरा नाइट्रो ग्रुप कहाँ आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पहले वाला NO2, तो बताओ दूसरा वाला NO2 कौन सी लोकेशन पर जाएगा? NO2 का डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? -M, और ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ये वाला मिला। और टेम्परेचर ज्यादा क्यों करना पड़ा? क्योंकि पहले नाइट्रो ग्रुप के बाद रिंग डीएक्टिवेट हो गई। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप में से कौन सा स्टेप फास्टर है? पहला। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड हो गया। स्टेटमेंट ही लिख दो। सेकंड स्टेप इज will be slow due to deactivation by nitro group. तो मेन रिएक्शन, ये सब तो मैकेनिज्म के पार्ट है। मेन रिएक्शन ये वाली है कि अगर तुम्हें लिख दिया जाए बेंजीन में नाइट्रेशन करवाया, टेम्परेचर 100 डिग्री किया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 नाइट्रो वाला, 1,2 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। अगर 60 डिग्री होता तो एनर्जी इतनी मिलती कि एक ही नाइट्रो आता, लेकिन 100 डिग्री होता तो एनर्जी ज्यादा दे दी, एक और नाइट्रो ग्रुप आ गया। दूसरे नाइट्रो को लाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले नाइट्रो के आने के बाद रिंग क्या हो गई थी? डीएक्टिवेटेड। ये है रीजनिंग। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी पर आते हैं, उसी के लिए मैकेनिज्म बताई जाती है। वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे? अब तुम्हें मैकेनिज्म पता है, तुम बता रहे हो ना कि सेकंड स्टेप स्लो क्यों था, वाई एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर। अगर हमें 2 नाइट्रो लाने हैं तो 3 लाने होते तो और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, क्योंकि 2 नाइट्रो आ चुके हैं, रिंग इतनी डीएक्टिवेट 1 बाय 1 आते हैं ना, तो पहले 2 आ चुके हैं, रिंग इतनी डीएक्टिवेट होगी, तीसरे को लाने के लिए और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ये क्लियर है? सबने लिख लिया ऑनलाइन? तो yes, अब मोर देन 100 डिग्री पर अगर ये रिएक्शन करवाते तो क्या होता? इन सेकेंड स्टेप विल बी स्लो ड्यू टू डीएक्टिवेशन बाय नाइट्रो ग्रुप। पहले स्टेप में एक नाइट्रो आ गया, दूसरे स्टेप में दूसरा नाइट्रो आया, तो जो पहले स्टेप का नाइट्रो था उसने रिंग को क्या कर दिया? डीएक्टिवेट। इसलिए दूसरा स्टेप स्लो हुआ, बिकॉज नाउ देयर इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब जरा 3 नाइट्रो वाला केस देखते हैं कि अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं मोर देन 100 डिग्री, तो बेंजीन पर 3 नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे और तीनों एक दूसरे के साथ मेटा पोजीशन पर होंगे। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि सारे नाइट्रो एक दूसरे के साथ मेटा पोजीशन पर है। या 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। एक सेकंड के लिए रुकें जरा, और अगर हम रुक जाएं 1 मिनट, अगर हम बेंजीन की जगह टोलुईन लेते और नाइट्रेशन 100 डिग्री पर करवाते और तभी हमें ट्राई नाइट्रो टोलुईन मिल जाता। तुमने नाम जरूर सुना होगा, TNT, एक्सप्लोसिव TNT, ये वही है, ट्राई नाइट्रो टोलुईन। आ रहा है समझ में? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलुईन। लिखना बाद में, पहले एक चीज सुन ले ध्यान से। तुमने बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया, 100 डिग्री से ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप आए। टोलुईन का नाइट्रेशन करवाया तो 100 डिग्री पर ही 3 आ गए, मतलब इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। क्या रीजन था? मिथाइल का एक्टिवेशन इफेक्ट। मिथाइल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। दूसरी चीज, बेंजीन में पहला नाइट्रो ग्रुप डिसाइड कर रहा है कहां पर बाकी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये मिथाइल डिसाइड कर रहा है कि बाकी नाइट्रो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर एक्टिवेटेड ग्रुप हो तो वही डायरेक्ट करता है आने वाले ग्रुप्स को।
तो मिथाइल का इफेक्ट क्या था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसीलिए मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आया। समझ में आई? मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये पैरा है। सो मिथाइल विल बी द डायरेक्टिंग ग्रुप, जो नाइट्रो को डायरेक्ट कर रहा है कहाँ जाओ। उसने नाइट्रो को अपने रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन थी वहां डायरेक्ट किया, और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिए थी। तुम रिएक्शन लिख लो, फिर रीजन लिखवा देती हूँ। हाँ, मोर देन 100 डिग्री। सना पहले ये वाला लिख लो, जो इसका रीजन है वही पिछले वाले का रीजन था। वहां हमने टेम्परेचर 100 डिग्री रखा था तो 2 नाइट्रो आए थे। अभी हमने टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री रखा तो 3 नाइट्रो आए। प्रीवियस स्लाइड में हमने 100 डिग्री टेम्परेचर रखा था, तब 2 नाइट्रो आए थे। अब हमने मोर देन 100 डिग्री रखा है। टीएनटी एक्सप्लोसिव्स में यूज किया जाता है, वो इसी मेथड से बनाते हैं, टॉल्यूवीन के नाइट्रेशन से। जितने भी नाइट्रो कंपाउंड है ना, सारे एक्सप्लोसिव होते हैं। तो डेटोनेशन करने पर डायनामाइट है, ये भी नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन है। हाँ, इधर करिए। तो देखिए, अब रीजन लिखिए। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर नाइट्रेशन ऑफ, सना पिछली स्लाइड तो निकल गई है, रब हो गई है वो। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, हाँ जी इधर, फॉर नाइट्रेशन ऑफ टोलुवीन is less than benzene due to hyperconjugation of methyl group. Ring is activated. समझ में आई? टोलुवीन के नाइट्रेशन की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, जो हमें टेम्परेचर देख के पता चल गई कि 100 डिग्री पर वहां 3 नाइट्रो ग्रुप आ गए, जबकि बेंजीन में 100 डिग्री पर 2 ही नाइट्रो ग्रुप आए थे। तो टोलुवीन में ऐसा क्यों हुआ? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों थी? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की वजह से रिंग एक्टिवेटेड हो गई। हाँ जी, लिखिए ये। हमने अभी 2 रिएक्शंस किए, एक क्लोरीनेशन। क्या बात हो रही है इधर? इंपॉर्टेंट डिस्कशन कोई? हाँ, तो एक हमने हेलोजिनेशन किया, दूसरा ये नाइट्रेशन था, तीसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, और इसमें यूज करते हैं हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, बेंजीन का H और OH निकल जाता है और बेंजीन पर आ जाता है SO3H। क्या बन गया ये? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन हो गई सल्फोनेशन। मैंने अभी सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर लिखी है, इसको देख के बताना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। इधर इधर, हाँ जी बताएं, क्या इफेक्ट होगा इसका? -M। तो इसका मतलब आगे सल्फोनेशन होता तो किस पोजीशन पर होता? मेटा पोजीशन पर।
और स्लो होता। नेक्स्ट सल्फोनिक ग्रुप पहले ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पर जाएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में से सेकंड स्टेप स्लो होगा। एक चीज दिमाग में बिठा लो, की एटम नो लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, इसका -m इफेक्ट होता है। -m का मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाता है। हाँ प्रथम लिख लिया। अब यहाँ सबने लिख लिया या नहीं? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर कर देंगे, अराउंड 60 डिग्री पहला आएगा, 100 डिग्री पे 2 आएंगे, 100 से ज्यादा कर देंगे तो 3 भी आ जाएंगे। कंसंट्रेटेड। अब जरा इसका मैकेनिज्म पार्ट ध्यान से देख लें। अगर हम ओलियम लेते तो ये रिएक्शन और फास्टर होती। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 और एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। अगर हम अकेला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो ये सेल्फ डिसोसिएट होके SO3 प्रोड्यूस कर देता है। जैसे वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है ऐसे इसका भी होता है और इसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज कर देगा। यही हुआ ना? ये पाई इलेक्ट्रॉन गए इस सल्फर पर, पाई इलेक्ट्रॉन गए आगे इस कार्बन पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर पॉजिटिव चार्ज रिंग पे घूमता रहा और लास्ट में ये पॉजिटिव चार्ज H के थ्रू बाहर निकल गया। और ये दोनों आपस में ही कंबाइन होकर HSO4 में चेंज हो गए, ये SO3H में चेंज हो गए। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्योंकि वापस आयनाइज भी हो सकते हैं, इसलिए सल्फोनेशन रिवर्सिबल माना जाता है। और अब तुम समझ सकते हो कि अगर हम ओलियम लेते तो रिएक्शन फास्टर क्यों होती है, हमें इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा मिल जाता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको, इसमें फ्यूम्स SO3 की आती हैं। सो ओलियम लेने पर रिएक्शन इसलिए फास्टर होती है बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग इलेक्ट्रोफाइल SO3। तो मैकेनिज्म का पर्पस ये है। हाँ तो भी हो जाती है, SO3 गैस है ना, यूज करना डिफिकल्ट होता है। तो सल्फोनेशन में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। देखो अब तक सारे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल आ रहे थे ना, ये यहाँ क्या आया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3। एरोमेटिक की मैकेनिज्म पर क्वेश्चंस आते हैं। प्रोडक्ट तो चलो एक बात है ना, इसमें ये डाला क्या बना वो तो हो गया, पर बीच में से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैकेनिज्म करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। तीन रिएक्शन हो गई, कौन सी? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, ये लिख लिया सबने, ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये है अल्काइल ग्रुप और असाइल ग्रुप को लाना, अल्काइलेशन और असाइलेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग RCl और RCOCl in presence of anhydrous AlCl3. is Friedel-Crafts reaction. तो रिएक्शन कैसे है कि हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में अल्काइल हैलाइड डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, और हुआ क्या, यहां से एक्सचेंज हुआ, ये मिथाइल पॉजिटिव H पॉजिटिव की जगह आ गया और H पॉजिटिव यहां पर, इसमें कार्बोकेटायन ने अटैक किया ना, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल था इसमें, इलेक्ट्रोफाइल इज कार्बोकेटायन, और AlCl3 का काम क्या है, कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करना, यहां से Cl नेगेटिव को खींच लेगा और CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। जब CH3 बनेगा तभी तो बेंजीन पे अटैक करेगा, E पॉजिटिव ही तो अटैक करेगा और बेंजीन के H को निकाल देगा। समझ में आई है? और बेंजीन से निकला हुआ H वापस से AlCl3 को प्रोड्यूस कर देगा, इसमें से HCl खींचकर, इसलिए AlCl3 एक कैटलिस्ट का काम करता है, ये मिथाइल पॉजिटिव बनाने में हेल्प करता है और रिएक्शन के बाद हमें वापस मिल जाता है। ये रिएक्शन हुई अल्काइलेशन, हमने बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया और ये कन्वर्जन हो गई बेंजीन से टोलुईन। इससे पहले याद करो हमने टोलुईन से बेंजीन बनाया था शुरू में जब प्रिपरेशन कर रहे थे बेंजीन की, कि टोलुईन का ऑक्सीडेशन करो, बेंजोइक एसिड बनेगा, सोडा लाइम डालो, वापस बेंजीन बन जाए। याद है ना पहली रिएक्शन बेंजीन की? अब हमने रिवर्स किया उसको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एल्यूमिनियम पर 6 इलेक्ट्रॉन है, एनहाइड्रस जरूर लिखना इसके साथ, ये एनहाइड्रस लेते हैं। जो हाइड्रेटेड AlCl3 ना उसका तो ऑक्टेट पहले ही पूरा है, ये है उसका स्ट्रक्चर, तो याद है ना बॉन्डिंग में किया हुआ है हमने, तो हम यहाँ एनहाइड्रस ही लेंगे क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप को लाना, मिथाइल को अल्काइल कहते हैं ना, इसलिए ये अल्काइलेशन है। अब देखते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक पहुंची है, अगली रिएक्शन से पता चल जाएगा। ऑर्गेनिक की जो असाइनमेंट सब्जेक्टिव तुम्हें मिली है ना, तुम्हें टाइम दे दूंगी मैं, पर उसको खुद करना एक बार ट्राई, जब तक खुद लिख के नहीं करोगे ना पता नहीं चलने वाला। असाइनमेंट्स मैं डालती रहूंगी पर काम तुम्हें ही करना है। और हिमांशु पांडे के क्वेश्चन मैंने CCC ऐप पे डाल दिए हैं, किसी ने भी वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, निर्मल को बोलना तुम्हें एंट्री दे देंगे उसमें, और उसके बाद वहाँ असाइनमेंट में मैं ऑर्गेनिक की डालती रहूंगी, जैसे एक अभी हिमांशु पांडे का क्वेश्चन बैंक डाला, वो जब टाइम मिले उसको प्रैक्टिस करते रहो, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे करके, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में उतना परफेक्शन आए। तो आ जाएगी, आज शाम तक हो जाएगी।
हाइड्रेटेड वाले, हाइड्रेटेड AlCl3 का ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले का मतलब कि इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पहले ही पूरा हो रहा है, ऑक्टेट से ज्यादा है, 6 बॉन्ड बन रहे हैं एल्यूमिनियम के अराउंड, तो ये लुईस एसिड नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बेंजीन, सुनना जरा ध्यान से। इसमें हम डाल रहे हैं प्रोपाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, which will be the major product? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताओ, एनीवन? टाइम दो, 2 मिनट दो, उसको सोचो जरा, मैकेनिज्म के बारे में सोचो। वेरी गुड, रीअरेंजमेंट होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? लिख के देखो, हाँ लिखो लिखो। इस स्टेज तक आते आते अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए कि Cl नेगेटिव निकला, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन प्राइमरी है, तो वो क्या चाहेगा, क्या चाहेगा वो? हाँ जी, इधर जरा बातें बंद करो और जरा आंसर दो जो मैं पूछ रही हूँ। ये निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा ये। इसमें ना हम एरो ऐसा लगाएंगे क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एक मिनट, तुम्हें पता ना ये एरो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में लगाते हैं, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो एटम की शिफ्टिंग नहीं होती ना। यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हुई और कार्बोकैटायन बीच में पहुंचा, यही मेजर होगा ना, क्योंकि ये सेकेंडरी है, स्टेबल है। अब यहीं के थ्रू बेंजीन पे अगर अटैक होगा तो क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल भी तो कहते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वैसे इसका एक और पॉपुलर नेम है, इसको क्यूमीन भी कहते हैं। वेल नोन रिएक्शन है, ये पूछी जाती है। लिया तुमने प्रोपाइल, क्लोरोप्रोपेन, मिला कुछ और, प्रोपाइल क्लोराइड लिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? रीअरेंजमेंट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीअरेंजमेंट कुछ पता चला? इसका मतलब इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? नॉर्मल अल्काइल बेंजीन नहीं बना सकते हम इससे, है ना, सीधा चेन वाला ग्रुप यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। वी कांट प्रिपेयर नॉर्मल अल्काइल बेंजीन। हाँ, मतलब सिंगल है, 2 कार्बन है तब तो हो जाएगा, पर 3 कार्बन के बाद वालों में हमें स्ट्रेट चेन वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन 100% रीअरेंज तो होगा ही, सेकेंडरी में आने की कोशिश करेगा। हो जाती रिएक्शन, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आ जाता, उसमें नहीं होती। रिंग के ऊपर 6 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होता है। पता चला ये? लिख लिया सबने? हाँ जी, इधर
अब एक और रिएक्शन लिख रही हूँ, आंसर बताना सोच के। ये है बेंजीन और हम इसमें डाल रहे हैं, इसको कहते हैं अलाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है इसका? 3-क्लोरोप्रोपीन, यही है 3-क्लोरोप्रोपीन, वही एनहाइड्रस AlCl3। बताएं कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? CH2 है, सॉरी। कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? Cl निकला, यही बनेगा। और इसमें रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों कार्बोकेटायन आइडेंटिकल है। तो जहां पॉजिटिव है उसके थ्रू जुड़ जाएगा बेंजीन पे। ये देखो ये कंपाउंड बन गया 3-फिनाइल प्रोपीन। तुम्हें देख के पता चल रहा है AlCl3, FeCl3 भी ले सकते थे, यहाँ पर FeCl3 भी लेते हैं। इन सब का काम क्या है? हेलोजन कैरी करना, इसमें से हेलोजन निकालना, कार्बोकेटायन बनाना और बेंजीन पे H को रिप्लेस करना। कार्बोकेटायन में रीअरेंज होने की टेंडेंसी होती है। ये थे अल्काइलेशन, बेंजीन पर अल्काइल कार्बोकेटायन जा रहा है और H को रिप्लेस कर रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट में 2 नाम लिखवाए थे ना, क्या था पहला? अल्काइलेशन, दूसरा क्या था? असाइलेशन। असाइल RCO ग्रुप को कहते हैं, इस ग्रुप को असाइल कहते हैं। तो जब R आता है तो अल्काइलेशन, जब RCO आता है तो उसको असाइलेशन कहते हैं। हाँ जी, ये स्लाइड सबने लिख ली? तो रिएक्शन लिखे, हमने बेंजीन में डाला CH3COCl। क्या नाम है इसका? CH3COCl का नेमिंग भूल गए क्या? एसिड क्लोराइड है, एल्केनॉइल क्लोराइड। तो ये कौन सा ऑयल है? इथेनॉइल क्लोराइड। नाम याद रखना है, ऑर्गेनिक में हम आगे बढ़ते जाएंगे, पिछला भी रिटेन करना है ना, बिना उसके काम नहीं चलता। क्वेश्चन आएगा बेंजीन रिएक्ट विद इथेनॉइल क्लोराइड, तो बताओ प्रोडक्ट क्या है? हाँ जी, प्रोडक्ट तो तुम लिख दोगे ऐसे सामने दिया हो तो। HCl निकाला और बेंजीन पर कौन सा ग्रुप आ गया? ये COCH3 ग्रुप, असाइल ग्रुप आ गया। इसका एक टिपिकल नेम है, तुम्हारे सेंट जॉन में कन्वर्जन आई है ना, इधर पीछे। हाँ, तुम्हारे अभी स्कूल एग्जाम में आई थी ना कन्वर्जन, क्या था उसका नाम? बेंजीन टू, ये बेंजोइक एसिड है। ये कन्वर्जन आई थी एग्जाम में, एसीटोफिनॉन। तुमने मुझे पेपर दिखाया था उस दिन, ये कन्वर्जन थी उसमें, बेंजीन टू एसीटोफिनॉन। छोड़ दी थी ना, वही बता रही हूँ कि अब याद रखना। तो उसमें क्वेश्चन क्या आया था? कन्वर्ट बेंजीन टू एसीटोफिनॉन। अब तुम्हें एसीटोफिनॉन का नाम पता होगा तो रिएक्शन लिखोगे ना, इसीलिए नेमिंग जरूरी है।
तुम्हें रिएक्शन आती है, बट ये नाम आता होगा तभी ये लिखोगे ना। इसमें कार्बोकेटायन कौन सा बना, ये वाला, ये कार्बोकेटायन बना, इसको कहते हैं एसिटाइल कार्बोकेटायन। एसिटाइल कार्बोकेटायन कॉमन नेम है, इसको एज इट इज याद रखना पड़ता है। और इस कार्बोकेटायन की एक स्पेशलिटी सुनिए ध्यान से, तुम्हारे असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था इस पर बेस्ड। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये जो डबल बॉन्ड वाला सी है ना, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है, और उससे भी ज्यादा इसकी सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। वाई? हाँ हाँ अर्षिदी बताओ, सेकंड स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर भी ये कार्बोकेटायन स्टेबल। पहला रूल रेजोनेंस का, ऑक्टेट। सेकंड स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें तो कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, पर एक लोन पेयर शेयर करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसमें सारे एटम का ऑक्टेट पूरा है, इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। सो असाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। इन असाइलेशन नो रीअरेंजमेंट। क्योंकि असाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ रही है। असाइनमेंट जीओसी वाली कंप्लीट कर लें, उसमें थे ये क्वेश्चन, अभी हाइड्रोकार्बन के उसमें भी है ये क्वेश्चन, ये जीओसी में था ये क्वेश्चन, कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है और क्यों है। इट इज रेजोनेंस, यस। ये मैंने ये वाला साइन लगाया ना, इसका मतलब रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी रेजोनेंस ही है ना। ये लोन पेयर इधर चला गया ना, जब एक लोन पेयर साथ वाले के साथ शेयर हो जाता है तो बैक बॉन्डिंग ही कहते हैं ना। इसका मतलब यहाँ जो भी असाइल ग्रुप है सीधा एज इट इज जाके बेंजीन पे चला जाएगा। इस कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 बॉन्ड है, इसलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर नहीं है, पर सेकंड वाली में सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो बिफोर टू चेक द पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम पर है, हमें क्या चेक करना चाहिए, वो स्ट्रक्चर स्टेबल जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट पूरा। इसका हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, फिनाइल इथेनॉन। नहीं, इसका यही नाम है, ये कार्बोकेटायन का नेम है, कार्बोकेटायन के एज इट इज नेम यूज किए जाते हैं, तो एसिटाइल ही कहते हैं इसको। हाँ जी, अब जरा देखिए रिएक्शन। हमने बेंजीन लिया और उसमें प्रोपेनॉइल क्लोराइड डाला, हाँ यस, बिकॉज ऑफ ऑक्टेट। इसमें प्रोपेनॉइल क्लोराइड डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट बना उसमें रेड फास्फोरस HI डाल दिया। तो बताइए दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं? पहले वाले में क्या बना? हाँ जी, इधर बताएं कोई, पहला वाला क्या बना? नाम नहीं लिखना आता है ना, अरे भाई IUPAC बता दो।
यही बना ना, फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता ना, मैंने अभी बताया। RCO ग्रुप में कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, तो इसमें तो वो प्रॉब्लम ही नहीं, सीधा जो भी ग्रुप है वो लगा दो। हाँ जी, रेड फॉस्फोरेट HI क्या करता है? ऑक्सीजन हटाता है, हाइड्रोजन डालता है, तो इस ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो देखो स्ट्रेट चेन ला दी ना हमने, डायरेक्ट तो नहीं आ रही थी पर ऐसे तो आ गई। सो लिसन, अगर हमें नॉर्मल अल्काइल बेंजीन बनानी है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं, हम क्या कराएंगे, पहले असाइलेशन फिर रिडक्शन। अगर तुम्हें कन्वर्जन आती बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन, तो तुम इसमें पहले क्या करते, ये असाइलेशन करवाते और ये कीटोन बनाते, एरोमेटिक कीटोन है ना ये, उसके बाद CO ग्रुप हटा देते। तो 2 स्टेप में करनी पड़ती, बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन प्रोपाइल क्लोराइड डाल के नहीं होती, हो भी नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल ग्रुप आ ही नहीं पाएगा, रीअरेंज ही हो जाएगा पहले। ये कन्वर्जन समझ में आई, स्कूल एग्जाम में भी आएगी, देखना। बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन, तो पहले RCO ग्रुप लगा दो, फिर R जितने मर्जी चाहे कार्बन डाल दो, ठीक है। तुम्हें 3 कार्बन बढ़ाने हैं ना, तो 3 कार्बन वाला ये ले लो, 4 बढ़ाने होते तो 4 वाला लेते। ये यूज समझ में आ रहा है इसका? तो अब तुम्हारे पास दोनों कन्वर्जन होगी, बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन और बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाई जाती। पहले जो क्लास में रिएक्शन बता रही हूँ ना, उसको ध्यान से पढ़ो, पहले तो वो आनी चाहिए, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा करना है, उसके बाद करो। अभी मैंने बेंजीन की असाइनमेंट तुम्हें नहीं दी है, अभी सिर्फ जो असाइनमेंट तुम्हें मिली है आज वाली, शायद उसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ही होगी। दिखाना जरा मुझे, एरोमेटिक है इसमें, बेंजीन तो नहीं है, देखो जरा, लग रहा है देख के, नहीं है ना, उसकी फिर तुम्हें बाद में मिल जाएगी। ये पिछली क्लास में जो करवाया ना उसी पर बेस्ड है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, बीच में आंसर नहीं बोलेगा कोई। 2 स्टेप लिख रही हूँ मैं यहाँ। पहले स्टेप में क्लोरीन FeCl3, हाँ अपलोड हो जाएगी सन। दूसरी बार नाइट्रेशन, और इसमें मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी, पहले नाइट्रेशन, सेकेंड स्टेप में क्लोरीनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स? लिख के देखो, तुम्हें पता है ना 1 2 जब हम लिखते हैं, इसका मतलब पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेप आता है। हाँ इधर प्रथम, इधर देखो, क्लोरीनेशन पर क्या होता है, क्लोरीनेशन होने के बाद वो डायरेक्ट करता है कि अगला ग्रुप कहाँ जाएगा। हाँ इधर देख लिया, वैसे डिफरेंस है भी है या नहीं? कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ इधर तुम बता रहे हो है, और कौन बता रहा है डिफरेंस है?
तुम्हारे हिसाब से है या नहीं है? हाँ, इधर कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ नमन, कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। हाँ इधर बताओ, डिफरेंस है? मैं फिर एक हिंट दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेप का मतलब पहला ग्रुप आएगा, वही डिसाइड करेगा अगले ग्रुप को कहाँ जाना है। अब दोबारा सोचो, सबसे पहले स्टेप का जो ग्रुप आया वो डिसाइड करेगा दूसरे ग्रुप को कहाँ जाना है। दोबारा से सोचो, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है? और क्लोरीन का -I और +M भी होता है ना। तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ना। हाँ डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब चेक कर ले जरा, इधर पहले क्लोरीन आया, अब लिखना बंद करें। पहले क्लोरीन आया, उसके बाद नाइट्रो आया। क्लोरीन कौन सा इफेक्ट होता है? ऑर्थोपैरा। मतलब दूसरे स्टेप में नाइट्रो जो होगा वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा पर आएगा ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन इधर क्या है, पहले स्टेप में कौन आया? NO2। और NO2 का इफेक्ट क्या होता है? बहुत बार बताया मैंने, उद्धव सामने भी देख लो। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट होता है? -M, मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब नाइट्रो डिसाइड करेगा ना क्लोरीन को कहाँ जाना है। तो डिफरेंस आया ना प्रोडक्ट में। तुम लोग कैसे सोच रहे थे जरा बताओ, तुम्हारी सोच भी तो पता चले। हाँ डीएक्टिवेटिंग होता है, पर होता तो ऑर्थोपैरा है ना। नाइट क्लोरीन में लोन पेयर है, की एटम पर लोन पेयर है। चलो एक और पूछती हूँ मैं, ये लिख लिया? हाँ सबने, जल्दी लिखो, कम से कम पता तो चले मुझे कि जो मैंने बताया वो तुम्हारे पल्ले भी पड़ा या नहीं पड़ा। लिसन, ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी जो मैंने बताया। फर्स्ट ग्रुप जो आएगा वो डिसाइड करेगा अगले ग्रुप का आना। यहां मैं सीक्वेंस चेंज कर रही हूं, फिर बताना प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ेगा। सोचो तब तक। इज देयर एनी डिफरेंस इन प्रोडक्ट? ये मेथड फर्स्ट मेथड है। थोड़ा सा सोचें। रुशल इधर, मोबाइल को क्या बार बार देख रहे हो, इधर देखो। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा क्या? क्या रिएक्टिविटी में भी कोई डिफरेंस नहीं? कौन से मेथड फास्टर होगा, कौन सा स्लोअर होगा, वो भी देखना है। पहले करने दें सबको ट्राई। हाँ स्ट्रेस बताओ जरा, लिखा है रिएक्शन? बातें नहीं, इधर देखो ना। पहले क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, बेंजीन पर क्लोरीन आ रहा है, ऑर्थोपैरा एंड डीएक्टिवेटिंग। तो इसका दूसरा स्टेप स्लो होने वाला है, बट क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो दूसरे स्टेप में मिथाइल क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा पर जाएगा। चला गया? अब हमने पहले मिथाइलेशन करवाया, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, बेंजीन एक्टिवेट हो गई।
ये एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा, मैंने जीओसी बता रही थी तो मैं कहा था ना, ये कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन होता है, ऑर्थोपैरा है, एक्टिवेटिंग है। तो अब ये दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन का आना फास्टर करेगा ना, और क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट की ऑर्थो एंड पैरा पर जाए। तो विच मेथड इज बेटर? सेकेंड मेथड इज बेटर बिकॉज लेस एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये चीज हमें मैकेनिज्म से ही पता चलेगी ना। अब आई थिंक कुछ चीजें समझ आने लगी हैं। हाँ, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है, एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है। हाँ, प्लस एम इफेक्ट है क्लोरीन का, पर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। यस, सो लिसन, अभी ये ऑर्गेनिक का मेन जो रिएक्शन वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट खत्म हो गया है। इसमें एक एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इसके इक्विलिब्रियम के बाद करवाऊंगी, उसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और मोल वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम अगली क्लास में इक्विलिब्रियम करेंगे। और असाइनमेंट तुम्हें आज मिली है, इसको करके लाना। और